जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। हम लोगों ने बीएसटी में अभी तक जो संगठन स्टार्ट किया था, तो पहले वीडियो में हम लोगों ने संगठन के बारे में बहुत कुछ जाना, जिसमें उसका अर्थ जाना, परिभाषा देखा। उसके साथ साथ जो है हमने विशेषता देखा, प्रक्रिया देखा और महत्व को भी देखा। ये सारी चीज़ों को समझने के पश्चात हम लोगों को आगे पढ़ना है, वो है संगठन संरचना के बारे में। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है संगठन संरचना के प्रकार, कि संगठन संरचना कितने प्रकार का होता है, क्या होता है। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम या तो आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, यानी 5 नंबर में आता है। ठीक है, जहाँ पर लाभ या हानि आपको बाई चांस नहीं पूछ सकता है, लेकिन अगर ये लॉन्ग में आता है तो लाभ और हानि के साथ आता है। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो ये क्वेश्चन, या तो इसके बाद हम कल के दिन जो पढ़ाने वाले हैं वो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके लॉन्ग में एक आने के मैक्सिमम चांस होते हैं। ठीक है, और जब लॉन्ग में आ जाता है तो शॉर्ट में जो है दूसरा वाला आता है। तो इस तरह से मतलब ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये संगठन चैप्टर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि संगठन संरचना क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें जो है किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। लेकिन पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें, एक भी वीडियो छूटे ना, लाइन बाय लाइन आपके जो है कोर्स कंप्लीट होते रहें। साथ ही साथ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के लाइन बाय लाइन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आपको चैनल पर पूरी तरह से रहना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, एक एक वीडियो को देखना है, सारे जानकारी लेते रहना है, कोई भी क्लासेस मिस ना हो, या बाकी जो भी हमारे चैनल पर होने वाले जो है चीज़ें उसके बारे में अगर नोटिस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे एमसीक्यूज भी होता है, तो इसलिए उसको ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बात होता है कि संगठन संरचना या संगठन ढांचा। ठीक है, कभी कभी तो इसका केवल 2 नंबर में डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है कि क्या होता है संगठन संरचना या संगठन ढांचा। हमने जब संगठन को परिभाषित किया था तब भी हमने बताया था कि संगठन जो वर्ड है उसको 2 स्वरूपों में जो है परिभाषित किया जाता है, एक ढांचा के रूप में, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या, प्रक्रिया के रूप में। तो जो ढांचा के रूप में हमने संगठन जो है डिफाइन किया था ना, उसमें जो ढांचा होता है वही संगठन ढांचा होता है। इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा है उसको पढ़ते चलिए, समझ में आ जाएगा। लिखा है संगठनात्मक ढांचे से अभिप्राय, ठीक है, किसी संस्था में संगठन व्यवस्था को निश्चित करने से है। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई एक संस्था है, उसमें संगठन व्यवस्था कैसा होगा उसको निश्चित करना। ठीक है, संगठन व्यवस्था मतलब किस जगह पे कौन सा व्यक्ति होगा, ठीक, टॉप लेवल में कितने लोग होंगे, मिडिल लेवल में कितने लोग होंगे, लो लेवल में कितने लोग होंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर आने वाले कर्मचारी पदें, इनको जो नियुक्त करना, मतलब इनका जो है व्यवस्था बनाना कि टॉप लेवल में कौन कौन सा पद होगा, उसमें कैसे कैसे व्यक्ति होंगे, उनका क्या अधिकार क्या उत्तरदायित्व होगा, मिडिल में भी कौन कौन सा होगा, उसमें कैसे व्यक्ति होंगे, क्या उत्तरदायित्व और क्या अधिकार होगा, फिर लो लेवल में कौन कौन से व्यक्ति होंगे, उनका क्या उत्तरदायित्व क्या अधिकार होगा। इस प्रकार से अपना जो है पूरा एक ढांचा का निर्माण होता है। ठीक है, तो संगठन ढांचा यही है। संगठन ढांचा क्या है, संगठन एक संस्था है, उसके अंदर में संगठन की व्यवस्था, वही संगठन ढांचा है। चलिए इसमें और बातें क्या लिखा है ध्यान से दीजिए। इसमें संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जो भी संस्था का उद्देश्य होगा उसको प्राप्त करने के लिए विभिन्न पदों का निर्माण करके, विभिन्न पद, कोई भी पद होगा, जैसे एक पद हो गया सीईओ, एक पद हो गया चेयरमैन, एक पद हो गया आपका, उसके साथ साथ जो है सीईओ हो गया, चेयरमैन हो गया, और भी बाकी जो पदे होते हैं, जैसे एक हो जाता है मुख्य प्रबंधक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये टॉप लेवल के पद हो गए। उसी तरह मिडिल लेवल पे क्या हो गया, विभाग के हिसाब से वित्त प्रबंधक हो गया, ठीक है, क्रय प्रबंधक हो गया, उत्पादन प्रबंधक हो गया, इस प्रकार से विभाग के हिसाब से होंगे। तो ये ही पद हैं। ठीक है, तो इन्हीं पदों का क्या किया जाता है, इन्हीं पदों का निर्माण करना जो है संगठन ढांचा का मुख्य कार्य है। और उसमें क्या करके उन पर योग्य कर्मचारियों को नियुक्त करना। ये सारे के सारे क्या है, जैसे टॉप लेवल में हमने कुछ एग्जाम्पल दिया, मिडिल में भी कुछ एग्जाम्पल, लो में तो सुपरवाइजर होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पद हैं, और उन पदों के हिसाब से जो उसके लिए अच्छे कर्मचारी होंगे, परफेक्ट कर्मचारी होंगे, ठीक है, जो उस पर सुटेबल होंगे, भाई वहां पे बैठने लायक। ऐसा नहीं ना कि कहीं पे कोई किसी को भी काम दे दिया जाए। अब कॉमर्स पढ़ाने वाले व्यक्ति को बोला जाए फिजिक्स पढ़ाओ, पढ़ा देगा क्या? नहीं ना। भले ही वो टीचर है, वो भी जो है 12 वालों को पढ़ाता है, लेकिन वो कॉमर्स के 12 वालों को पढ़ता है, वो फिजिक्स के 12 वालों को कैसे पढ़ाएगा? नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि हर जगह क्या होता है, योग्य कर्मचारियों को नियुक्त करके उनके आपसी संबंधों को निश्चित किया जाता है। और ये जब पूरा कार्य किया जाता है तो ये पूरा कार्य संगठन ढांचे के अंतर्गत आता है। ये सब होने के बाद संगठन ढांचा का निर्माण होता है। क्लियर बात। नेक्स्ट हम लोग क्या करें, तो हर्ले जो है, एक जो है विद्वान है हर्ले, उनके अनुसार जो है क्या बताया गया संगठन ढांचा के बारे में। तो देखिए लिखा है, संगठन ढांचे एक संस्था में विभिन्न पदों एवं उन पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंधों का स्वरूप होता है। जितने भी पद बने हैं उन सारे के सारे पदों में जो जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके बीच का संबंध आपस में कैसा बनेगा, वो संबंध भी जो है वही ढांचे का निर्माण करता है, और इसी ढांचे को संगठन ढांचा कहते हैं। ठीक बात, क्लियर है। अब ये होता क्या है, तो जो भी हमारा संगठनात्मक संरचना है या संगठन ढांचा है, ठीक है, वो जो है कितने प्रकार के होते हैं हम लोग अब देखने वाले हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं।
बात समझे, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो बहुत से होते हैं, लेकिन आपके क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 प्रकार ही हम लोग को मेन पढ़ना है ना बात। होने को तो बहुत प्रकार है, लेकिन हमें उन सारी चीज़ों को नहीं देखना है, मुख्य रूप से हमें 2 ही प्रकार देखना है। कौन कौन सा? सबसे पहला जो संगठन ढांचा है उसे हम लोग कहते हैं कार्यात्मक संगठन ढांचा, ठीक है। कार्यात्मक संगठन ढांचा या कार्यात्मक संगठन संरचना, इसे जो है फंक्शनल कहते हैं, कार्य के हिसाब से इसमें काम होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, फंक्शनल लिख रहे हैं, बाकी आप तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है, फंक्शनल, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे, ढांचे को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर हमारा क्या हो गया? फिर हमारा हो गया प्रभागीय ढांचा, ठीक है, प्रभागीय संगठन ढांचा, यानी ये क्या हो गया? डिविजनल हो गया, बात समझे, ये हो गया हमारा डिविजनल। तो इस प्रकार से हमारे जो है क्या होने वाले हैं, 2 प्रकार के संगठन ढांचा होते हैं, संगठन संरचना होते हैं। इन दोनों को जो है विस्तार से हम लोग समझेंगे, और यही दोनों आपके अक्सर पूछे जाते हैं। लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा संगठन ढांचा क्या है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए, गुण दोषों के साथ बताना रहेगा, ठीक है। और अगर शॉर्ट में पूछेगा तो किसी एक का पूछ लेगा, या तो कार्यात्मक का पूछेगा या तो प्रभागी का पूछेगा, और टोटल आपको बात पूछ लेगा, उसका आशय, उसका गुण और दोष, ये दोनों चीजें पूछेगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कार्यात्मक संगठन संरचना, ठीक है, कार्यात्मक संगठन संरचना, कार्यात्मक संगठन ढांचा, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे बहुत सी संस्थाएं होती हैं जिसमें केवल एक कार्य होता है, एकल इकाई के रूप में केवल एक टाइप का कार्य होता है। लेकिन ऐसे बहुत से संगठन संरचना होते हैं, ऐसे बहुत से संगठन होते हैं, संस्थाएं होती हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा कार्य होता है। अब एक से ज़्यादा कार्य और एक कार्य का मतलब क्या है कि अगर हम पूरी संस्था को एकल इकाई के रूप में परिभाषित कर सकते हैं तो वहाँ पर जो संगठन संरचना का निर्माण होगा वो हमारा कार्यात्मक वाला होगा, क्योंकि उसमें कार्य अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कार्य का इकाई जो है एक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ज्ञान आश्रम, ठीक है। ज्ञान आश्रम क्या है? ये केवल कॉमर्स पढ़ाता है ना बात, ये चैनल केवल कॉमर्स की चैनल है। तो इस कॉमर्स के चैनल में यहाँ पर सारी की सारी जो संगठन संरचना बना है वो कॉमर्स के अकॉर्डिंग होगा, भले इसमें सारे कार्य बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, ऑनलाइन का, ऑफलाइन का, ठीक है, नोट्स बनाने का, थंबनेल बनाने का, इस प्रकार से बहुत से कार्य हैं। तो ये सब हम कार्यों का विभाग बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये पूरा का पूरा एकल इकाई के रूप में परिभाषित हो सकता है ना, क्योंकि केवल एक चल रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई और दूसरी संस्था, जैसे आपका स्कूल है, वहाँ पे देखिए कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है और साइंस भी है, तो वहाँ पे जो संगठन संरचना बनेगा, जब एक से ज्यादा कार्य हो जाता है, एक से ज्यादा चीजें हो जाती है, तो वहाँ पे कौन सा संगठन संरचना बन जाता है? तो वहाँ पे प्रभागी बन जाता है, ठीक है, प्रभागी वाला, डिविजनल वाला बन जाता है। लेकिन अगर स्कूल को भी हम एकल इकाई मान लें तो भाई वो तो भी तो सिंपल सी बात है, वो भी तो पढ़ाने वाला ही काम है। चलिए इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से समझिए। तो अगर स्कूल को एकल इकाई के रूप में मानेंगे तो वहां भी कार्यात्मक संगठन संरचना के रूप में जो है कार्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम और विस्तार कर दें कि मान लीजिए एक ही व्यक्ति है, वो कई बिजनेस चला रहा है, ठीक है, कई प्रकार के बिजनेस चला रहा है। एक पढ़ाई के लिए स्कूल वाला व्यवस्था रख रहा है, ठीक है, एक एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, ठीक है, एक मान लीजिए कि वही जो है रेस्टोरेंट वगैरह जो है मतलब फूड का कोई बिजनेस चला रहा है, जैसे कोई भी अच्छा फूड वाली कोई बिजनेस हो गया उसका चला रहा है, ठीक है। वही व्यक्ति जो है कुछ दूसरा बिजनेस चला रहा है, मान लीजिए कपड़े का कोई बिजनेस चला रहा है, ठीक है। वही व्यक्ति जो है मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जैसे सीमेंट वगैरह इन सब की बिजनेस चला रहा है। तो कई प्रकार के बिजनेस, अब ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी एक ही बिजनेस चलाए, ये तो कोई रोक टोक है नहीं, आदमी कोई कई बिजनेस चला सकता है। जैसे टाटा देख लीजिए, टाटा हर प्रोडक्ट, कई प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, टाटा बहुत से बिजनेस बना रहा है ना, बहुत से बिजनेस कर रहा है। तो इस प्रकार का जो बिजनेस वाले संस्थाएं होती हैं उनमें जो संगठन संरचना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग डिविजनल कहते हैं, जब एकल इकाई रूप में परिभाषित किया ही नहीं जा सकता है। भाई कैसे हम इन सब चीज़ को एक साथ कर सकते हैं? क्या एजुकेशनल और उसके बाद क्या है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चीज़ें, और आपका जो है कपड़े वगैरह, ठीक है, टेक्सटाइल जिसे बोल सकते हैं, और आपका जो है बाकी जो बिजनेस हो गया जैसे रेस्टोरेंट और फूड की कोई बिजनेस हो गया, ये सारी चीज़ें कभी एक बोला जा सकता है, एक में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता ना। जब चीज़ों को एकल रूप में नहीं बांट सकता, कार्यों के हिसाब से जब वर्गित किया जाता है वो डिविजनल बन जाता है। लेकिन अगर एक कार्य हो जाता है एकल इकाई के रूप में हो जाता है, कार्यात्मक हो जाता है। तो मुख्य रूप से यही अंतर है, यही इन दोनों में जो है इन दोनों का डेफिनेशन है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं इसमें क्या बताया। इसमें बताया कि कार्यात्मक संगठन संरचना से आशय ऐसे संगठन संरचना से है जिसमें विशिष्ट कार्यों के आधार पर गतिविधियों को वर्गीकृत करके संगठन का निर्माण किया जाता है। ठीक बात। यह संगठन संरचना ऐसी संस्थाओं द्वारा अपनाया जाता है जहां एकल इकाई के रूप में संगठन कार्य करते हैं। ठीक है, यही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एकल इकाई के रूप में। एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कौन सा संगठन संरचना एकल इकाई के रूप में कार्य करता है, तो कार्यात्मक संगठन संरचना। ठीक है, अच्छा, एकल इकाई रूप में, लेकिन ऊपर वाले लाइन में देखिए क्या लिखा है, विशिष्ट कार्यों के आधार पर गतिविधियों को वर्गीकृत किया जाता है। भले ही ये संस्था है एक, लेकिन इसकी गतिविधियां अनेक होगा। कोई भी संस्था में एक कार्य नहीं होता भाई, बहुत से काम होते हैं तब जाके पूरा संस्था का निर्माण होता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार का। जैसे आपका स्कूल एकल इकाई के रूप में काम कर रहा है, एक संस्था है, लेकिन उसमें बहुत से काम हो रहा है ना, कोई पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई मैनेजमेंट का काम कर रहा है, कोई जो है साफ सफाई का काम कर रहा है, कोई बहुत से काम उसमें भी है ना बात। सभी जगह अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। ठीक बात। तो यहाँ पर क्या होगा, गतिविधियां वर्गीकृत हो सकते हैं, विभाग बन सकते हैं। जैसे स्कूल में विभाग बना है, कला है, विज्ञान है, कॉमर्स है, ये जो विभाग बने हुए हैं, ठीक है, तो विभाग बन सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो पूरा का पूरा स्कूल तो स्कूल कहलाता है, एक रूप में कहलाता है। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे केवल पढ़ाई हो रहा है। तो इस प्रकार के जो संगठन संरचना है वो कौन सा संगठन संरचना है, वो है हमारा कार्यात्मक। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर बन के दिखाया गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल बन के दिखाया गया। सबसे पहला प्रबंध निदेशक,
ये कौन होता है? प्रबंध निदेशक होते हैं, ये टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं, ठीक है। ये टॉप लेवल का व्यक्ति हो गया प्रबंध निदेशक, ठीक है, बात समझे। इसको हम लोग कहते हैं क्या? निदेशक मतलब होता है डायरेक्टर, और प्रबंध यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये बात समझे बात। तो मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी भूमिका में है, टॉप लेवल का व्यक्ति है, और ये क्या कर रहा है? ये 3 प्रबंधकों को नियुक्त कर दिया है, 3 अलग अलग विभाग में अलग अलग प्रबंधकों को नियुक्त कर दिया है। जैसे सबसे पहला एक विभाग होगा उत्पादन विभाग, पहला एक प्रबंधक इसने उत्पादन के लिए नियुक्त कर दिया उत्पादन विभाग में। दूसरा एक विभाग हो गया हमारा जो है वित्त प्रबंधक, ये जो है वित्त प्रबंधक वाला काम हो गया, वित्त विभाग को संभालेगा। और तीसरा हो गया ये विपणन प्रबंधक, ये क्या करेगा? ये विपणन के विभाग को संभालेगा, यानी एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सब का चीजों का मार्केटिंग का पूरा काम करेगा, ठीक बात। ये विपणन प्रबंधक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, विपणन प्रबंधक के अंदर क्या क्या कार्य है, तो इसके कार्य बने हैं। विपणन प्रबंधक जो है विज्ञापन का कार्य संभालेगा, बिक्री का कार्य संभालेगा, ग्राहक सेवा का कार्य संभालेगा, और विपणन अनुसंधान करेगा, मार्केट का रिसर्च भी करेगा, भाई मार्केट में क्या क्या चीजें चल रहा है ना बात, ये इन्हीं का काम होता है, बात समझे। तो इस प्रकार से ये जो है अपना इसमें जो है कार्य होगा। वित्त प्रबंधक भी क्या करता है? अपने बहुत से कार्य बना सकता है, बहुत से छोटे छोटे कार्य वित्त में भी जो है कि कहां कहां कैसे कैसे वित्त देना है, उसके हिसाब से उसके भी जो है प्रबंध हो सकते हैं। और उत्पादन प्रबंधक अपने उत्पादन वाले कार्यों को संभालेगा, समझे बात। तो तरह तरह के जो है प्रबंधक अपने अपने विभाग के विभागाध्यक्ष होकर अपने कार्यों को संभालते हैं। हो सकता है कि इनको ज्यादा कार्य बटे नहीं है, तो ये एक सुपरवाइजर से अपने कार्य करवा रहा है, 1 2 3 4 सुपरवाइजर रख के अपने कार्य करा रहा है, ये भी हो सकता है। इसमें भी ज्यादा जरूरत नहीं, तो ये भी जो है 1 2 सुपरवाइजर को रख के अपने कार्य करवा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बता दें कि ऐसा भी है कि इसके नीचे भी जो है विभाग बढ़ सकते हैं, ठीक है। विपणन प्रबंधक में भी जो है छोटे छोटे कार्यों को बांटा गया, और इन सब में जो है एक एक सुपरवाइजर रख दिया गया, और वो कार्यों को चला रहा है। समझ में आ रहा है बात। तो इस प्रकार का जो संगठन संरचना बन रहा है ना, संरचना स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये संगठन संरचना आपका कौन सा संगठन संरचना है? कार्यात्मक है, क्लियर है। पूरी तरह से कार्यात्मक संगठन संरचना किसके आधार पर बटा है? कार्य के आधार पर बटा है। और कार्य कैसे हैं? एक रूप में कार्य हो रहे हैं, एक ही कार्य हो रहा है। समझ में आया बात? चलिए, ये बात समझ में आया। तो अब हम लोग इसके गुण और दोष को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसके जो है गुण लिखा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको शायद दिखे ना, ठीक है। गुण बोल लीजिए, लाभ बोल लीजिए, ये हमारा जो है इस साइड है, ठीक है बात। और इधर के साइड हमारा क्या है? इधर के साइड हमारा जो है दोष है और हानि बोल लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग इसके। सबसे पहले गुणों की बात करें, क्या फायदा होगा? तो सबसे पहला विशेषज्ञों का ज्ञान, ठीक है। आपको इसमें जो है विशेषज्ञों का ज्ञान मिलता है इस प्रकार के संगठन संरचना में। कैसे? देखिए यहाँ पर देखिए, अगर इन लोगों को कोई भी जानकारी लेना है तो इनका विशेषज्ञ कौन बैठा है? विज्ञापन प्रबंधक। भाई ये टॉप लेवल का व्यक्ति, इनके टॉप में, ऐसा तो मिडिल लेवल पे है, ठीक है। तो ये व्यक्ति बैठा है ना इनसे ऊपर, जाकर उनसे पूछेगा। और यहाँ पर जो मैनेजर नियुक्त हुआ है विपणन प्रबंधक, ऐसी हवा में किसी को नहीं है, वो वही नियुक्त हुआ है जिसको मार्केटिंग का पूरा नॉलेज है, A to Z, विशेषज्ञ अपने फील्ड का, तभी वहां पे बैठा है। तो इनका ज्ञान इनको मिलता है, और ये अपनी सेवाओं को क्या करते हैं? बेहतर पे बेहतर करते जाते हैं। तो इसमें क्या है? विशेषज्ञों का ज्ञान आपको मिल जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट है लोचशीलता। इसमें लोचशीलता का भी गुण है, बात समझे। लोचशीलता का गुण है। लोचशीलता क्या होता है? लोचशीलता का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना घटाना, फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्ट किया जाए, घट बढ़ सके, वो लोचशील है। स्थायित्व जो होता है, ठीक है, डायनामिक जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है? उसमें जो है स्टैटिक जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या होता है? उसमें जो चीज़ें बदलता नहीं है ना बात समझे। स्थायित्व जिसमें होता है, बात समझे, उसमें चीज़ें बदलता नहीं है, वो एकदम जो है क्या है? वो एकदम जो है टिका रहता है, बात समझे। तो आपको यही चीज़ समझना है कि लोचशीलता क्या है? लोचशीलता जिसमें चीज़ें घटता बढ़ता है, जैसे रबड़ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसी प्रकार का है ना बात। अब यहाँ पर जानेंगे कि लोचशीलता आपको क्या दिखा रहा है। तो ये भी लोचशील है। कैसे लोचशील है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर नीचे कई लोगों को लगा सकते हैं। इसने देखिए ना 4 लोगों को लगा के रखा है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक और नए विभाग को भी लगा सकते हैं, एक नया विभाग भी बना सकते हैं। तो हम विभागों को भी नया बना सकते हैं, विभागों को कम भी कर सकते हैं, सुपरवाइजर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं, सुपरवाइजर्स की संख्या घटा सकते हैं। इस प्रकार से जो है लोचशीलता इसके अंदर ये गुण मौजूद है, ठीक है। घटाना बढ़ाना इसमें आसान होता है, ठीक बात। नेक्स्ट बात हमारा क्या है? कार्य कुशलता में वृद्धि। होना ही होना है कार्य कुशलता में वृद्धि। कैसे? क्योंकि विशेष कार्यों को विशेष प्रबंधकों के हाथ में दिया गया, और वही प्रबंधक उस कार्य को संभाल लें जो अपने अपने फील्ड के क्या हैं? विशेषज्ञ हैं, नॉलेजेबल पर्सन है, हर चीज़ जानते हैं, पूरा अच्छे तरीके से उस पर जो है जानकारी रखे हुए हैं, ठीक है। उस विभाग के जो है बढ़िया जानकारी रखने वाले लोग हैं, वही हैं। तो जाहिर सी बात है इससे कार्य कुशलता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर के काम करें जो बहुत ही जानकार व्यक्ति है, तो उसके साथ काम करने में आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगा। तो कर्मचारी की कार्यकुशलता तो बढ़ती ही जाती है, प्लस आप उसी फील्ड में काम करें जिस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे भी क्या होगा? पढ़ाई किए हुए हैं, जानकारी रखे हुए हैं, तो इससे आपकी भी कार्यकुशलता बढ़ेगा। अपने इंटरेस्ट का काम मिलता है ना, अपने इंटरेस्ट का काम मिलता है, तो आदमियों को क्या होता है? कार्य करने में मजा आता है, समझे बात। तो इंटरेस्ट का काम मिल जाता है भाई, जो चीज़ पढ़े हैं, जो चीज़ जानते हैं, उसी का काम करें तो ऑटोमेटिकली क्या है? काम में मजा आने वाला है, कार्यकुशलता बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या है? कार्यभार में कमी। हाँ, कोई भी हम लोग वैसे कोई भी संगठन संरचना बनाते हैं, उसका एक बहुत अच्छा उद्देश्य यही है, उसका एक बहुत अच्छा लाभ यही है कि इससे कार्यभार में कमी मिलता है। अब टॉप लेवल का मैनेजर कई विभाग बांट दिया है। जो टॉप लेवल का व्यक्ति है, ये देखिए जैसे प्रबंध निदेशक, ठीक है, ये टॉप लेवल का व्यक्ति है। अब इसने जो है 3 विभाग बांट दिए हैं।
अब इसे सबको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, इसे क्या करने की जरूरत है, अब ये टॉप लेवल का व्यक्ति जो है केवल यहाँ का एक व्यक्ति, यहाँ का दूसरा व्यक्ति और यहाँ का तीसरा व्यक्ति, बस इनको मैनेज करेगा ये, और इसका पूरा का पूरा संस्था जो है आराम से चलेगा। ठीक है, कार्यभार कम हुआ ना, बहुत लोगों को मैनेज करने के बजाय केवल 3 लोगों को मैनेज कर रहा है और पूरा का पूरा मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है, तो इससे क्या होगा, कार्यभार में कमी होगा। और याद रखिएगा जब जब हम कार्य बांटते हैं तो हमारी कार्यभार में कमी होती है ना, बात समझे। एक आदमी ज़्यादा कार्य करेगा तो कार्य ज़्यादा होगा, भार ज़्यादा होगा, और बांट देगा तो भाई कम हो जाएगा। ठीक है, तो कार्यभार में कमी भी इससे होता है, और फिर क्या है, अधिक उत्पादन होना ही होना है। जब सारा चीज़ एकदम बेहतर तरीके से चल रहा है तो आपकी उत्पादकता बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट है, कार्य बटे हुए हैं, कार्य कुशलता बढ़ रहा है, विशेषज्ञ का ज्ञान मिला, इतने फायदे हैं। इन सब का यूज़ करके क्या होगा, उत्पादन भी अच्छा होगा, तो उत्पादन भी इसमें अधिक होता है, उत्पादकता भी संस्था का बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात, हानि। भाई जाहिर सी बात है, जब आपके पास जो है गुण है तो कुछ ना कुछ हानि तो होना ही है। तो सबसे पहला अनुशासनहीनता। ठीक है, अनुशासनहीनता का जो है इसमें देखिए एक जो है दोष है। कैसा अनुशासनहीनता, ये सब के सब अनुशासनहीन भी हो सकते हैं। ठीक बात, एक दूसरे से जो है बनेगा नहीं, है ना बात, एक दूसरे से बनेगा नहीं, ये सब एक ही पद पे है ना। ठीक बात, ये सब एक ही पद हैं तो एक दूसरे में बनेगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा, आपस में जो है लड़ाई झगड़े होंगे, समन्वय की कमी होगी, समन्वय की कमी होगी तो अनुशासनहीनता इसमें बन सकता है। जाहिर सी बात है, देखते हैं ना क्या होता है, 2 रंग की तितलियाँ आपस में लड़ती रहती हैं, मतलब जो 2 तितलियाँ एक ही रंग की, 2 रंग की नहीं, ठीक है, 2 तितलियाँ जब एक ही रंग की होती हैं तो वो आपस में लड़ती रहती हैं, बात समझे। उसी तरह क्या होगा कि एक ही जगह पे 2 आदमी एक ही पद पे रहता है ना, तो उनका भी हमेशा भिड़ंत होता रहता है, वो भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते हैं, है ना बात। इसीलिए एक ही जगह पे एक ही पद पे 2-2 व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, भले ही अलग अलग पद बना हुआ है, लेकिन भाई इनका जो दर्जा है, ठीक है, इनका जो प्लेस है, स्केल है, देखा जाए पैमाना, वो तो सेम है ना। ये भी जो है मिडिल लेवल का मैनेजर है, यानी ये भी विभागीय प्रबंधक है, ये भी विभागीय प्रबंधक है, ये भी विभागीय प्रबंधक है, सब विभागीय प्रबंधक है, सब अपने अपने विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। तो इस कंडीशन में इनका भी आपस में बनता नहीं है, तो अनुशासनहीनता यहाँ पे होता है, तालमेल नहीं बैठ पाता उस लेवल से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उत्तरदायित्व निर्धारण में कमी या कठिनाई। अब उत्तरदायित्व निर्धारण में भी इसमें कठिनाई हो जाती है। कैसे, अब अगर संस्था खराब हो रहा है, संस्था अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, संस्था को लाभ नहीं हो रहा, तो संस्था किसको दोष देगा। अगर बोला जाएगा कि भाई क्यों नहीं बिक रहा है, ठीक है, अगर बोला जाएगा उत्पादन प्रबंधक वाले को भाई कैसा सामान बना रहे हो कि बिक नहीं रहा है, ठीक है, तुम्हारा काम है ना अच्छा प्रोडक्ट बनाना, क्यों नहीं बेच रहे हैं, तो बोलेगा भैया हम तो अच्छा बनाएंगे तब ना जब हमारे पास जो है पैसा आएगा, वित्त प्रबंधक हमको पैसा ही नहीं दे रहा है, ठीक है, ये बोल देगा। तो अपना दोस्त किसको, वित्त प्रबंधक को डाल देगा कि मेरे पास सामान ही नहीं आ रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा उस प्रकार का, तो हम कैसे सामान बनाएं, लागत लगेगा तभी तो अच्छा माल बनेगा। ठीक है, तो ये गया प्रबंध निदेशक वित्त प्रबंधक के पास, क्या यार पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, सही से पैसा नहीं दे रहे हो, तुम्हारे चक्कर में जो है सही से हमारा संस्था काम नहीं कर रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो वित्त प्रबंधक करेगा, कहाँ से पैसा आएगा, जब बेचा जाएगा, मार्केटिंग अच्छा होगा, सेल्स होगा, तभी तो पैसा आएगा, तो सेल्स ही नहीं हो रहा है, आपका मार्केटिंग ही बेकार हो रहा है, इसी वजह से। तो ये अपना दोष दे दिया इसको, विपणन वाले को, विपणन वाला को दोष दे दिया, विपणन वाला फंस गया। ठीक है, तो विपणन वाला क्या करेगा, हम तो मार्केटिंग अच्छा कर रहे हैं, प्रोडक्ट में क्वालिटी ही नहीं है, तो उत्पादन प्रबंधक के पास वापस चला जाएगा। तो इस प्रकार से किसको जिम्मेदारी दिया जाए यहाँ पे कठिन हो जाता है, उत्तरदायित्व निर्धारण बड़ा कठिन है, सब एक दूसरे पे क्या करते हैं, दोषारोपण कर देते हैं, है ना बात। तो यही चीज है, तो इसका एक हानि ये भी है। ठीक बात, नेक्स्ट हमारा क्या है, समन्वय का अभाव। ये बात हमने पहले ही पॉइंट में बताया कि आपस में समन्वय बन ही नहीं पाता है, एक ही पद पे जब इतने लोग बैठे हुए हैं, सबके सब अपने अपने जो है अपने अपने विभाग के विभागाध्यक्ष है, तो सब अपने अपने गुरूर में रहते हैं, सब अपने अपने घमंड में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है समन्वय की कमी होना ही होना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, प्रतियोगिता। अब क्या होता है कि इनमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये आपस में ही प्रतियोगिता करते हैं। अब देखिए होता है ये बात, अब इनको अपने मालिक के सामने यानी अपने टॉप लेवल के व्यक्ति के सामने, प्रबंध निदेशक के सामने अपना भौकाल जमाना है, तो ये आपस में ही कंपटीशन करने लगते हैं, एक दूसरे को हराने के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक ही संस्था में हो और दूसरे वाले को हराओगे तो भैया दूसरों को हराने का मतलब क्या है, अपना ही नुकसान करना ना, उसके पीछे ढकेलने की कोशिश करो तो अपनी संस्था को ना पीछे ढकेलना हुआ। तो आपस में प्रतियोगिता जो है यहाँ पर, वो भी एक ही संस्था में एक ही उद्देश्य के लिए काम करो, फिर भी अगर आपस में प्रतियोगिता करो तो उसका जो है नुकसान होता है। देखिए प्रतियोगिता का फायदा तो होता है, लेकिन प्रतियोगिता का फायदा तब होगा जब किसी दूसरे से प्रतियोगिता करो, अपने आप से प्रतियोगिता करो तो फायदा नहीं होगा। अपने आप का मतलब एक ही संस्था में 2 लोग हैं, अगर उसको पीछे ढकेलोगे तो अपने ही तो संस्था पीछे ढकेला रहा है ना बात। तो ये भी क्या है कि आपस में प्रतियोगिता इनका जो है नुकसान देता है। हालांकि प्रतियोगिता अच्छी बात होता है, लेकिन एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करके उसको पीछे ढकेल के जो है अपना ये नुकसान करते हैं, अपनी संस्था का नुकसान करते हैं। तो ये इसके जो है हानि हो गया। ठीक बात, तो आपको आज अभी समझ में आया कार्यात्मक जो है कार्यात्मक जो है उसके बारे में, संगठन संरचना के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसका, प्रभागीय संगठन संरचना। ठीक है, और उसका डेफिनेशन हमने आपको समझाया था, लेकिन फिर से पढ़ के देख लेते हैं क्या है। दूसरा, प्रभागीय संगठन संरचना। ठीक है, ये क्या होता है, ध्यान दीजिए। जब किसी संस्था में, यहाँ पर क्या होगा में, जब किसी संस्था में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं के आधार पर संस्था को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है, तो उसे प्रभागीय संगठन ढांचा कहते हैं। देखिए एक्चुअल में कार्यात्मक भी इसमें भी है,
जो प्रभागी संगठन संरचना है वो क्या है, वो कार्यात्मक है, लेकिन क्या होता है कि इसमें डिविजनल हो जाते हैं, डिविजन्स बढ़ जाते हैं, प्रभाग बन जाते हैं। कैसे कैसे प्रभाग बन जाते हैं? कार्यों के आधार पर, उत्पादित की जाने वाली वस्तु के आधार पर। देखिए कार्य भी नहीं, किसके आधार पर? कार्य के हिसाब से तो कार्यात्मक है, यहाँ पे वस्तु जो उत्पादन हो रहा है उसके आधार पर। जैसे हमने बताया कि एक ही बिजनेसमैन है, एक ही संस्था है, लेकिन 3-4 प्रकार की वस्तु बना रहा है। एक जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है, एक जो है टेक्सटाइल इंस्टीट्यूशन मतलब टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, फिर जो है एक आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, फिर एक जो है फूड बिजनेस कर रहा है। इस प्रकार से कई कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो यहाँ पर डिविजन्स बटे हुए। अब वहाँ पर एक ही प्रकार का व्यक्ति हर जगह नहीं ना काम कर सकता है ना बात, तो वहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति कर जाती है, ठीक बात। और उसके नीचे उन विभागों में अगर चला मतलब उन प्रभागों में अगर चला जाए तो वहाँ पर कौन सा संगठन संरचना काम करेगा, तो वहाँ पे कार्यात्मक खुद ही काम करेगा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कार्यात्मक संगठन संरचना में ऊपर एक और कड़ी जोड़ देना, वो क्या हो जाता है, वो होगा प्रभागी संगठन संरचना बन जाता है, ठीक बात समझे। और ये किसके हिसाब से बनता है, तो उत्पादित की जाने वाली वस्तु के आधार पर, प्रदान की जाने वाली सेवा के आधार पर, ठीक है, समझे बात। उनके हिसाब से जब भाग बढ़ता है तो हमारा यहाँ पे प्रभागी हो जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे सबसे पहले है कंपनी का मुख्यालय, पूरी कंपनी का मेन बात हो गया, मुख्यालय, हेड ऑफिस, मेन कंपनी सबसे ऊपर का हिस्सा हो गया। इस जगह पे इन्होंने अपने मुख्यालय के 3 विभाग बना दिए हैं। जैसे हम लोग कार्यात्मक में देखे थे उसी तरह यहाँ पे भी 3 विभाग बन गए। कौन कौन से? एक हो गया नियोजन विभाग पूरी कंपनी के लिए, ठीक है, दूसरा हो गया वित्त विभाग पूरी कंपनी के लिए, और तीसरा हो गया अनुसंधान एवं विकास विभाग, ठीक है। अब इन तीनों का कार्य है पूरी कंपनी का हर एक विभाग के लिए काम करना, समझे बात। हर एक प्रभाग, जो भी यहाँ पे प्रभाग है, सारे प्रभाग के लिए काम करेंगे। सारे प्रभाग के लिए नियोजन वाला काम करना नियोजन विभाग, सारे प्रभाग के लिए वित्त का व्यवस्था करना वित्त का विभाग, और अनुसंधान एवं विकास करना इसका विभाग का काम हो गया, ठीक है। पूरे विभाग जो है जितने भी यहाँ पे बनने वाले प्रभाग, ठीक। उसके बाद इसी कंपनी का क्या हुआ, 3 हिस्सा बढ़ गया, 3 अलग अलग कार्यों के आधार पर। एक कार्य हो गया वस्त्र प्रभाग, ठीक है, यहाँ पे कपड़े का उद्योग है, ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग वस्त्र उद्योग भी कह सकते हैं, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे वस्त्र का काम हो रहा है, वस्त्र वाला प्रभाग है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, सीमेंट प्रभाग, ये दूसरा कार्य होगा। वस्त्र और सीमेंट एक साथ नहीं हो सकता ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो सीमेंट प्रभाग हो गया। और फिर अगला हो गया हमारा रसायन प्रभाग, ठीक बात। तो इस प्रकार से एक ही कंपनी 3 विशेष प्रकार के वस्तुओं में अपना बिजनेस डील कर रहा है, ठीक बात। एक हो गया वस्त्र, दूसरा हो गया सीमेंट, तीसरा हो गया रसायन, ठीक है बात, समझ में आया। और इन तीनों के लिए यहाँ पर कंपनी का 3 जो है विभाग बटे हुए हैं। एक है नियोजन विभाग जो इसके लिए भी नियोजन करेगा, इसके लिए भी नियोजन करेगा, इसके लिए भी नियोजन करेगा। एक है वित्त विभाग जो इसके लिए भी नियोजन वित्त का व्यवस्था करेगा, इसके लिए भी वित्त का व्यवस्था करेगा, और इसके लिए भी वित्त का व्यवस्था करेगा। और एक हो गया अनुसंधान एवं विकास विभाग जो इसके लिए भी अनुसंधान करेगा, इसके लिए भी करेगा, और इसके लिए भी करेगा। तो ये जो है हमारा इस प्रकार से डिविजनल जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद किया जाए तो इनके अंदर अपना वापस वही चीज आ जाएगा, कौन सा, कार्यात्मक की तरह। एक उत्पादन वाला हो गया, एक वित्त वाला हो गया, एक विपणन वाला हो गया, ठीक है। कैसा कार्यात्मक वाला काम हो रहा है ना, इसके नीचे फिर कार्यात्मक जुड़ गया। यहाँ पर भी उत्पादन हो गया, वित्त हो गया, और विपणन हो गया। यहाँ पर भी उत्पादन हो गया, वित्त हो गया, विपणन हो गया। तो इनका काम आपको पता ही है, जैसे कार्यात्मक में होता है वैसे ही। तो अपने अपने विभाग में ये जो इनका अपना अपना जो प्रभाग बोल लीजिए, विभाग नहीं, ठीक है, अपना अपना जो प्रभाग है उसमें ये अलग अलग विभाग बनाए हैं, ठीक है। अपने अपने प्रभाग का ये क्या है, ये वस्त्र प्रभाग का एक मैनेजर होगा इसमें भी, ठीक है। एक मैनेजर ऊपर का होगा जो आपका यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, ठीक बात। और ये यहाँ के जो है जो मैनेजर्स होते हैं, कौन से मैनेजर, तो आपके जो है कौन से जो मिडिल लेवल वाले मैनेजर होते हैं, ठीक है, उनका ये काम करता रहता है, ठीक है। तो वो इनके हिसाब से काम करता रहता है। फिर यहाँ पर भी ऐसा ही काम करता रहता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी उसी प्रकार से जो है काम होता रहता है। समझ में आया बात, अच्छे से क्लियर है। अब इसमें जो है हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसके हम लोग देख लेते हैं गुण और दोष के बारे में, जानते हैं कि क्या होता है गुण और क्या होता है दोष। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेते हैं गुण, ठीक है, या फिर लाभ। ये हमारा गुण या लाभ वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हो गया दोष, ठीक है, और यहाँ पर हो गया हानि। तो दोष और हानि वाला चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कि भाई गुण में क्या है। तो सबसे पहले कुशलता में वृद्धि। देखिए सारी बातें आपको कार्यात्मक की तरह इसमें भी मिलेगा, थोड़ा मोड़ा अंतर होगा, बस समझिएगा कि इसमें प्रभाग भी है, अलग अलग उत्पादों के हिसाब से बटा हुआ भी है। बस इस तरह से भी दिमाग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आएगा। तो कुशलता में वृद्धि क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। कुशलता तो बढ़ेगा ना, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जो भी कार्य में वो कुशल हैं उस हिसाब से इनका प्रभाग मिला हुआ है। भाई जो वस्त्र का जानकारी रखने वाला है, वस्त्र जो है अच्छे तरीके से सब चीज़ रखता है, तो उसको वस्त्र वाले प्रभाग में डाला जाएगा। जो सीमेंट वाले में हर चीज़ जानकारी होता है उसके जो है सीमेंट प्रभाग में डाला जाएगा। और जो आपका रसायन की अच्छी प्रकार से जानकारी रखता है उसे रसायन वाले में डाला जाएगा। एक जो है अलग अलग प्रकार। तो इससे क्या होगा, इससे विशिष्टीकरण आएगा और क्या होगा, कुशलता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर स्वतंत्र निर्णय, इसमें एक बहुत ही बेस्ट पॉइंट है कि इसमें स्वतंत्र निर्णय का भी एक ऑप्शन होता है। मतलब क्या है
कार्यात्मक में आपको प्रबंध निदेशक जो होता है ना, वो आपको निर्णय देता है, निर्णय करता है, सारा उसके अंडर होता है ना बात। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन सभी प्रभागों के हिसाब से ये स्वतंत्र है, ठीक है, ये अपना स्वतंत्र है, अपना निर्णय खुद ले सकता है, नीचे इन तीनों को कार्य करवाने के लिए अपना निर्णय खुद ले सकता है। इसी तरह ये भी स्वतंत्र है, ये भी अपने नीचे वालों के लिए खुद का निर्णय ले सकता है, और ये भी स्वतंत्र है, तो ये भी अपने वालों के लिए खुद निर्णय ले सकता है। इसको जो है, इसको निर्णय लेने के लिए ऊपर नहीं पूछना पड़ेगा कंपनी के मुख्यालय में, भैया क्या किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने लेवल पे अपना खुद का निर्णय लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, इतना अधिकार मिल गया, स्वतंत्रता मिल गया, खुद से निर्णय मिल गया, तो क्या होगा, अगर कुछ भी कमी होगा, कोई भी खराबी होगा, तो उत्तरदायित्व भी मिलेगा। इसलिए इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण बड़ा आसान हो जाता है। समझे बात, क्लियर है, समझ में आया। तो देखिए अगला, परिणामों का मूल्यांकन। तो इसमें परिणामों का मूल्यांकन सरल हो जाता है, पता चलता है कि भाई कौन सा विभाग जो है हमारा प्रभाग इतना अच्छा काम कर रहा है। जैसे कौन सा प्रभाग अच्छा काम कर रहा है, वस्त्र प्रभाग अच्छा काम कर रहा है, पता चल जाएगा भाई यहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से चीज़ अच्छी हो रही है। सीमेंट प्रभाग हमारा अच्छा काम कर रहा है, यहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, ये पता चल जाता है। या फिर रसायन प्रभाग अच्छा काम कर रहा है, यहाँ से प्रॉफिट आ जा रहा है, यहाँ पे जो है ज़्यादा बढ़िया काम हो रहा है। तो परिणाम सामने एकदम दिखता है, क्योंकि अलग अलग हिसाब से बटे हुए हैं, अलग अलग सारी चीज़ें चल रहा है, ठीक बात। वहाँ पे नहीं पता चलता था कि कौन सा विभाग की वजह से पूरी कंपनी को फायदा हो रहा है, यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी को कौन सा प्रभाग से फायदा हो रहा है, ठीक बात, समझे, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है नए उत्पादों का बाजार में प्रवेश। इसी के साथ साथ इसमें भी जो है ना एक तरह से लोचशीलता है। ये नए उत्पादों का बाजार में प्रवेश का सेंस क्या है, इसमें भी लोचशीलता ही एक तरह से है। तो यहाँ पर जरूरी थोड़े ना है कि हम लोग केवल यही तीन की बात करें, वस्त्र है, सीमेंट है, रसायन है। एक नया विभाग जोड़ दिया कोई, ठीक है, इस्पात विभाग हमने जोड़ दिया, लोहे का जो है व्यवसाय करने लगा, इस्पात जो है प्रभाग बन गया, ठीक है, एक नया व्यवसाय जुड़ गया, एक नया व्यवसाय और जुड़ सकता है। तो ऐसे करके कितने भी व्यवसाय इसमें जुड़ते जाइए, व्यवसाय का सेंस कितने भी उत्पादों को जोड़ते जाइए, नए नए आप प्रोडक्ट बनाते जाइए, कंपनी तो आपका वही है, लेकिन इसमें कितने भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अब टाटा कई प्रोडक्ट में घुसा है, कई प्रोडक्ट बना रहा है ना बात, तो उसमें प्रभाग तो बहुत से हैं, कंपनी तो टाटा है, ठीक बात समझे। तो ये बात हो गया, क्लियर है। तो इसमें ये भी फायदे होते हैं। तो इस प्रकार से इसके इतने लाभ हो गए। अब हानियाँ क्या क्या है, सबसे पहला विवादों में वृद्धि, ठीक है। अब देखिए हानि एक्चुअल में जब भी हानि होता है तो हानि का सबसे बड़ा कारण है कि वही अच्छा प्रबंध ना होना। अगर समन्वय नहीं होगा, प्रबंध अच्छा नहीं होगा, तो विवाद होना ही होना है। तो विवादों में वृद्धि कैसे होगा, विवादों में ये वृद्धि हो जाता है, इसमें कहेगा कि भाई वित्त एक ही आदमी दे रहा है ना तीनों को, यही वित्त विभाग इसको भी वित्त दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है। तो ऐसा होगा कि बोला जाएगा कि यार हमको तुम कम वित्त दे रहे हो, वस्त्र वाले को और रसायन वाले को ज़्यादा दे रहे हो, ये बवाल हो सकता है, ठीक है। ये बोलेगा नहीं तुम देखो हम ही को सबसे अलग मानते हो, इन दोनों को बहुत ज़्यादा दे रहे हो, हमको एकदम अलग कर दियो, हमको बड़ा कम पैसा दे रहे हो। तो इस प्रकार से विवाद हो जाएगा। अनुसंधान एवं विकास वाले में कहा जाएगा कि यार मेरे लिए अनुसंधान नहीं करो, खाली इन्हीं दोनों के लिए करो, इन्हीं दोनों का विकास करो। नियोजन वाले के लिए भी हो जाएगा, नियोजन वाला आप पूरा ध्यान इन दोनों पे दे रहे, मेरे पे नहीं दे रहे। तो ऐसे करके विवाद बड़े इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो विवादों में वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, संसाधनों का दुरुपयोग। इसमें संसाधनों का भी दुरुपयोग होता है। कैसे होता है, देखिए आप एक जो है बड़ी सी कंपनी है, ठीक है, आप एक बहुत बड़ी सी कंपनी है और आप जो है कई ढेर सारे जो है प्रभाग बना करके अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 प्रभाग हैं, उसी तरह आपके कई ढेर सारे प्रभाग हैं। तो क्या ऐसा जरूरी है कि सारे के सारे प्रभाग आपको प्रॉफिट देते हो? सब हिस्सा जितने प्रकार के आप कार्य कर रहे हैं, जितने प्रकार की वस्तु का निर्माण करके बेच रहे हैं, जितने प्रकार की वस्तु में आप डील कर रहे हैं, सारे जगह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये फिक्स है क्या? नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप जो है 5 प्रभाग में काम कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप 5 प्रभाग में काम कर रहे हैं, जिसमें से 2 प्रभाग जो है, 2 प्रभाग आपको जो है वो क्या कर रहा है, वो हानि कर रहा है, ठीक है, हानि दे रहा है, बात समझे। 2 प्रभाग आपको लगातार हानि दे रहा है, लेकिन ओवरऑल जब आप अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो बाकी जो 3 बचा हुआ, 3 वाला इतना लाभ दे रहा है कि ओवरऑल 5 प्रभाग का जब निकलता है तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो आप कंपनी के तौर पे तो बोलेंगे कि चलो यार हमको प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी बस 3 कर रहे हैं। 3 इतना जबरदस्त काम करेंगे, इन दोनों का लॉस भी वो कवर कर देना, ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट भी दे दे रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ऐसे जब प्रभागी वाला संरचना बनता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी प्रभाग काम करते हैं जो बेकार होते हैं, जो लगातार जो है संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, पैसा डुबा रहे हैं, सब संसाधन वेस्ट कर रहे हैं, ठीक बात, सब बर्बाद कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा है इसलिए क्योंकि ओवरऑल कंपनी को प्रॉफिट है। तो ये बात है। तो इसका एक हानि ये भी है कि यहाँ पे संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है। फिर कार्यों में दोहराव, एक ये भी बात है, यहाँ पे कार्यों में दोहराव भी कभी कभी हो जाता है, एक ये भी चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है एक ही काम, क्योंकि ये तीनों के तीनों अलग अलग प्रभाग हैं, एक ही पता चला कि एक जो है एडवर्टाइजमेंट बनाना था ओवरऑल कंपनी के नाम से, ठीक है, कंपनी के नाम से एडवर्टाइजमेंट बनाना था, इसने भी एडवर्टाइजमेंट कर दिया, इसने भी कर दिया, इसने भी कर दिया, लो भाई 3 एडवर्टाइजमेंट बन के तैयार हो गए, जबकि एक को बनाना था, ठीक है।
तो ये वैसे देखा जाए तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता है, जो कार्यों में दोहराव होता है वो मिसकम्युनिकेशन, गलत जो है सही तरीके से जो है बातचीत ना करने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये भी घटना जो है यहाँ पर घट सकता है, तो ये भी इसका एक जो है हानि है। और नेक्स्ट बात हमारा क्या है, नेक्स्ट बात हमारा है क्या कि हितों में टकराव। तो हितों में टकराव भी हो जाता है, ये बात तो हमने बताया ना, जो विवादों में वृद्धि में भी हमने समझाया। कैसे ये आपस के हित के लिए टकराने लगेंगे, बोलेंगे यार हमको पैसा ज़्यादा चाहिए, बोलेगा हमको जो है पैसा ज़्यादा चाहिए, बोलेगा हमको पैसा चाहिए, सबके सब अपने अपने हित के लिए, अपने अपने अधिकार के लिए लड़ाई करने लगेंगे, भाई हमको ज़्यादा अधिकार दो, हमको ज़्यादा अधिकार दो, हमको ज़्यादा अधिकार दो। इस प्रकार से विवाद भी बनता है और इस प्रकार से हितों के भी टकराव होता है। तो ये मिलाकर के हमारे जो है टोटल इतने जो है इसके दोष हैं। ठीक है, बात क्लियर है? तो बस आज की क्लास यहीं तक था। ठीक है, आज की क्लास में हमने आपको जो है संगठन संरचना के बारे में विस्तार से समझाया कि वो क्या होता है, उसके दोनों स्वरूप बताएं और दोनों स्वरूप को डिटेल से सारी चीज़ों को हमने बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। ठीक है बात, कल की क्लास में हम लोग जो है अब क्या करने वाले हैं, तो संगठन के प्रकार देखने वाले हैं। कौन कौन सा, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक ये दोनों को देखेंगे और ये दोनों भी इसी की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ देखेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक में हमारा ये चैप्टर अगले जो है वीक में 2 पीरियड या तो और लगेगा या तो 1 पीरियड में जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे वाले चैप्टर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बस, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।